बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे थे मॉडल फॉर वल्नरेबिलिटी रेटिंग। तो इसमें आपको आखिर में ये फिगर 7 पे मैट्रिक्स देखी थी हमने, जिसपे ससेप्टेबिलिटी रेटिंग और एक्सपोजर रेटिंग को कंबाइंड करके हम जो वैल्यू लेते थे, ये हमने बेसिकली देखा। मैयर क्या किया हमने? सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी ग्रेडिंग। और ये हम कहाँ किस फार्मूले में मैयर कर रहे थे? जैसे टोटल एसेट वैल्यू हमने निकाल ली थी, टोटल एसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी इनटू सेवेरिटी ऑफ थ्रेट। तो हमने दो चीज़ें निकाली, टोटल एसेट वैल्यू निकाल ली, सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी निकाल ली। अब आएंगे सेवेरिटी ऑफ थ्रेट। अच्छा, जहाँ वल्नरेबिलिटी में आप देख ससेप्टेबिलिटी और एक्सपोजर दो फैक्टर्स थे, अभी इसी तरह हम थ्रेट में देखते हैं कि क्या दो फैक्टर्स हैं। वो यही कहता है, थ्रेट में क्या कहता है? जनरल लिस्ट ऑफ थ्रेट शुड बी कंपाइल्ड विच इज देन रिव्यूड बाय दोज मोस्ट नॉलेजेबल about the system, organization or industry to identify those threats that apply to the systems. Each threat is derived from a specific vulnerability. ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं? इसमें दो होते हैं, कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट। कैपेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ थ्रेट एजेंट्स एबिलिटी इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली अटैक एन एसेट बाय एक्सप्लॉइटिंग इट्स वल्नरेबिलिटी। तो वो उसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पे बताया कि दी थ्रेट एजेंट्स टेक्निकल एबिलिटी, नॉलेज एंड अवेलेबल मटेरियल टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी। जिस तरह ये वही मिसाल देता है कि एज द वल्नरेबिलिटी मेजरमेंट्स एलिमेंट ससेप्टेबिलिटी एंड एक्सपोजर रेटिंग कैपेबिलिटी एंड इम्पैक्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर थ्रेट मेजरमेंट। यानी वहाँ ससेप्टेबिलिटी एंड एक्सपोजर था, यहाँ रेटिंग और उसकी यानी रेटिंग कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट की बेस पे उसकी रेटिंग होगी। अच्छा, क्या कहता है? द मॉडल फॉर ग्रेडिंग द सेवेरिटी ऑफ थ्रेट यूजेस इम्पैक्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द थ्रेट सिमिलर टू द सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स इन फिगर 6 एंड 7, जो हमने ये 6 और 7 देखा था। तो ये हम देख लेते हैं, वही मॉडल है, कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट। वही रेटिंग का क्राइटेरिया है कि लिटल और नो कैपेबिलिटी सच एज नॉलेज, रिसोर्सेज और टेक्निकल स्किल टू लॉन्च अ थ्रेट ऑन अ गिवन इंफॉर्मेशन एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर रेटिंग 1 है। और अगर इम्पैक्ट उसका 1 है तो एक्साइज ऑफ थ्रेट मे रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम और फ्यू एसेट्स और रिसोर्सेज, मे हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंटिन्यूटी, immaterial financial loss, low legal impact and low impact on business processes। तो ये है कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट की मैटर। इसी तरह मॉडरेट है। इसी तरह फिर अगर आप 3 की तरफ जाएं तो हाई कैपेबिलिटी है, इंडिकेट्स पोजेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, रिसोर्सेज टू माउंट एन अटैक ऑन इंफॉर्मेशन एसेट्स, सब कुछ आपके पास मौजूद है। और अगर इम्पैक्ट 3 है तो एक्साइज ऑफ द वल्नरेबिलिटी मे रिजल्ट in the costly loss of major assets or resources, may significantly violate, harm or impede an organization mission, reputation और interest। यानी एक मेजर आपको अटैक का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट की रेटिंग, और इसी तरह कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट की रेटिंग का यही मॉडल जिसका ससेप्टेबिलिटी और एक्सपोजर का था, इसी तरह रेटिंग मॉडल बना के आपने उसकी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है हमने क्या क्या चीज़ें थी, हमें मेन फॉर्मूला हमारा क्या था कि पोटेंशियल रिस्क इज इक्वल टू टोटल एसेट वैल्यू इनटू सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी इनटू सेवेरिटी ऑफ थ्रेट। तो हमने ये पोटेंशियल रिस्क फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये पोटेंशियल रिस्क हमारा निकल आया यहाँ से। अब रह गया था दूसरा फैक्टर, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क। तो प्रोबेबिलिटी की वो कहता है कि लाइक्लीहुड असेसमेंट एस्टिमेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेट हैपनिंग। The likelihood can be expressed in terms of the frequency of occurrences। फिगर 9 में ये इसके बारे में बताता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे हम लेंगे। 1 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू है। नेवर हैपेंड तो उसकी 1 है, यानी इन लास्ट 3 years कभी भी नहीं हुआ। रेयर हुआ, पीरियोडिक हो रहा है, वंस इन अ क्वार्टर तो 3 है, और टेक्स प्लेस वंस इन अ फोर्टनाइट तो 4 वैल्यू ले लेंगे। फ्रीक्वेंट है, वंस इन अ वीक हो रहा है तो उसकी 5 ले लेंगे। तो ये लाइक्लीहुड है, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिस्क इम्पैक्ट निकल आएगा। ये ज़रा नीचे इस फिगर 10 को देख लेते हैं। ये आप एसेट वैल्यू 3 थी, यानी C + I + A 1 था और वेट उसका 1 था, तो एसेट वैल्यू होगी 3। सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी अगर उसकी 1 थी, वेरी लो। सेवेरिटी ऑफ थ्रेट अगर 1 थी तो ये मल्टीप्लाई हो गया पोटेंशियल रिस्क ना, वही फार्मूला 3 × 1 × 1। ठीक है,
ये मल्टीप्लाई हो गया तो पोटेंशियल रिस्क निकल आया। प्रोबेबिलिटी इसकी अगर पीरियोडिक थी, ये 3 वैल्यू थी पीरियोडिक यानी 1 इन अ क्वार्टर थी, तो इसकी टोटल रिस्क कंपैक्ट वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इसी तरह अब मैक्सिमम एसेट वैल्यू थी हमने देखी वहाँ 27 थी, और वल्नरेबिलिटी की सिवियरिटी मैक्सिमम क्या थी, वेरी हाई, और थ्रेट वल्नरेबिलिटी वेरी हाई। तो ये आपकी इसी तरह पोटेंशियल रिस्क, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ये पोटेंशियल रिस्क आ गया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी भी वेरी हाई थी, 5 थी, तो इसका टोटल ये आपका रिस्क इम्पैक्ट की वैल्यू आ गई। तो ये आपने इस तरह टेबल से निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन और गैप एनालिसिस क्या कहते हैं। ये हम देखेंगे कि कंट्रोल करेक्टिव, डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव होते हैं। ये ज़रा एंड इस पूरे मेथड के एंड पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी ब्रीफ करूंगा कि करेक्टिव किसे कहते हैं, प्रिवेंटिव किसे कहते हैं और डिटेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक है, अब वो कंट्रोल की क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन टू CIE और हाई 3 का मतलब आपने पूरी तरह मुकम्मल फुल कंट्रोल लगाया हुआ, मीडियम कम है और लो थोड़ा सा कम, और नन 0 है यानी कि कोई कंट्रोल नहीं लगाया हुआ। तो ये भी इसने मैट्रिक इसमें दिया हुआ। अब आप देखिए कंट्रोल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स इन कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। अब ज़रा यहाँ गौर करें, ये सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या था, ऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन वाज एक्सपीरियंस्ड, इंटेग्रिटी क्या था, ऑथोराइज मॉडिफिकेशन ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ वाज एप्लीकेबल, और अवेलेबल एक्सेस टू यूज और इंफॉर्मेशन वाज एप्लीकेबल। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो, इंटेग्रिटी इंश्योर और अवेलेबिलिटी इंश्योर हो। तो जब कि हमने ऊपर जब हमने देख रहे थे CIE की लॉस की वैल्यू देखने के लिए, तो वहाँ पे यही चीज़ किस्सा लिखी हुई थी। सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जब हम मेजरिंग एसेट वैल्यूज बेस्ड ऑन CIE यानी लॉस ऑफ CIE के बेस पे हम मेजर कर रहे थे, तो अनऑथराइज डिस्क्लोजर था, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन था, डिसरप्शन था। तो ये अब जब हमने कंट्रोल लगा लिया तो कंट्रोल का मतलब था कि हमने वो यानी कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर लिया उसके ऊपर। तो ये उसके ऑपोजिट हो गया, ऑथराइज डिस्क्लोजर, ऑथराइज मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब नन का मतलब है कि CIE इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, ना कोई कॉन्फिडेंशियलिटी, ना कोई इंटेग्रिटी आपने इंश्योर की, ना अवेलेबिलिटी, कोई कंट्रोल नहीं, तो नन 0। 1 है, लिमिटेड है, मीडियम है, इंटरमीडिएटरी लेवल है, और हाई का मतलब है CIE is at a strong level of achievability for the company asset, operation and individual. CIE is at a strong level. ठीक है, अब आप देखें जो आप कंट्रोल गैप कैसे निकालते हैं, ये आपको इधर नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला है, विल कैलकुलेट द टू बी कंट्रोल रिस्क एंड द मिटिगेटेड रिस्क, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर मैक्सिमम पॉसिबल माइनस एग्जिस्टिंग कंट्रोल, जो कंट्रोल इस वक्त लगे हुए हैं उससे अगर आप मैक्सिमम पॉसिबल में से वो माइनस कर देंगे तो ये आपका कंट्रोल गैप आ जाए। यानी मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रोल क्या है, अगर ये 3 है, 3 + 3 + 3 9 है, और एग्जिस्टिंग कंट्रोल की वैल्यू 2 है, तो 2 - 9 जो होगा वो इसका गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये, और मिटिगेटेड रिस्क है, रिस्क इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय द एक्सिस्टिंग कंट्रोल। जो भी रिस्क इम्पैक्ट की आपको वैल्यू यहाँ आपने टेबल में निकाली, इसको जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल की वैल्यू अगर आपकी 9 है उससे डिवाइड करेंगे तो वो आपकी वैल्यू होगी मिटिगेटेड रिस्क की, रिस्क आफ्टर मिटिगेशन। तो इस लेक्चर में यहीं तक, हम देखते हैं इसी मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।